दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा जिसके नाम पर पाकिस्तान पिछले 77 साल से राजनीति करता आया है, आज उसी हिस्से के लोग पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस क्षेत्र को वामपंथी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां के लोग आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि रावलकोट की इन सड़कों पर जो कुछ आज दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ें केवल वर्तमान राजनीति में नहीं है। ये कहानी हमें दशकों पीछे ले जाती है, 1947 तक, विभाजन तक, उस दौर तक जब कश्मीर का भविष्य तय करने की लड़ाई शुरू हुई थी। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग ये है कि आज जिन सड़कों पर लोग राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उन्हीं सड़कों ने 77 साल पहले कश्मीर संघर्ष के सबसे उथल पुथल भरे अध्यायों में से एक को देखा था। लेकिन आखिर आज रावलाकोट में ऐसा क्या हो रहा है? पीओके के लोग किस बात से नाराज हैं और आखिर दुनिया का मीडिया इस पर उतनी चर्चा क्यों नहीं कर रहा? आज की इस रिपोर्ट में हम वर्तमान घटनाओं से लेकर 1947 के इतिहास तक, राजनीति से लेकर प्रतिनिधित्व तक और उन सवालों तक जाएंगे जिनके जवाब आने वाले समय में पूरे पीओके की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं रावलकोट से, जहां इस समय हालात सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। खबर की ओर बढ़ते हैं। 2026 पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी आर्मी स्थानीय लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। कई लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए, जिससे रावलकोट में स्थिति गंभीर होती जा रही है। सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। लेकिन विरोध शांत नहीं हुआ, सड़कें खाली नहीं हुई, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी सड़कों पर हैं। ऐसे में सवाल है कि अब ये सब हो क्यों रहा है? तो दरअसल असली लड़ाई यही है कि पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें जम्मू एंड कश्मीर रिफ्यूजीज यानी उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 और 1965 के संघर्ष के बाद भारत से जाकर पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों जैसे पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बस गए थे। ये लोग भौगोलिक रूप से पीओके में नहीं रहते, वहाँ टैक्स नहीं देते, वहाँ की बिजली पानी की किल्लत का सामना नहीं करते, लेकिन उनकी ये 12 सीटें मुजफ्फराबाद की विधानसभा में वोट करती हैं। JAAC की 38 मांगों में कई आर्थिक मुद्दे थे, जैसे सस्ता आटा, बिजली, महंगाई से राहत। पाकिस्तानी सरकार ने 35 से 36 मांगे मान ली हैं उनकी, लेकिन ये 12 सीटें JAAC की सबसे बड़ी और अटल मांग है। देखिए, JAAC का आरोप है कि ये सीटें पाकिस्तानी मुख्यधारा की पार्टियां PTI, PMLN, PPP इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में बसे लोग इन सीटों पर उम्मीदवार खड़े करते हैं, पैसा और ताकत लगाते हैं और मुजफ्फराबाद में सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल खेलते हैं। इससे पीओके के स्थानीय 40 लाख लोगों की असली आवाज दब जाती है। इस्लामाबाद का इनडायरेक्ट कंट्रोल बना रहता है। हाल ही में पीओके सुप्रीम कोर्ट ने इन 12 सीटों को संवैधानिक सुरक्षा देते हुए कहा कि इन्हें सिर्फ संवैधानिक संशोधन से ही खत्म किया जा सकता है। JAAC इसे मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि सीटें राजनीतिक हथियार हैं, लोकतंत्र की हत्या है। यही वजह है कि बातचीत टूटी और हिंसा भड़क गई। अब सवाल आता है कि पीओके के लोग क्यों नाराज हैं? तो पहला मुद्दा है राजनीतिक गुलामी। पीओके को पाकिस्तानी नैरेटिव भले ही आजाद कहते हैं, इस तथाकथित आजादी का कानूनी सच देखना हो तो पीओके के अंतरिम संविधान 1974 की धारा 56 को देख लीजिए। ये धारा इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तानी हुकूमत को ये असीमती ताकत देती है कि वो जब चाहे बिना किसी ठोस वजह के मुजफ्फराबाद की चुनी हुई सरकार और असेंबली को बर्खास्त कर सकती है। यानी वहां लोकतंत्र सिर्फ एक मुखौटा है, असली रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद की कश्मीर काउंसिल और रावलपिंडी के जनरलों के हाथ में है। दूसरा है आर्थिक शोषण। नीलम झेलम प्रोजेक्ट और मंगला डैम से बनने वाली सस्ती बिजली सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को सप्लाई की जाती है, जबकि पीओके के लोग खुद अपनी ही बिजली के लिए भारी भरकम बिल और टैक्स भर रहे हैं। शोषण यही नहीं रुकता। CPEC के नाम पर इस क्षेत्र के पहाड़ों
जंगलों और खनिजों को चीनी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को इस मेगा प्रोजेक्ट्स से सिर्फ प्रदूषण और बेदखली मिल रही है, रोजगार नहीं। तीसरा, प्रतिनिधित्व की कमी। 12 सीटें स्थानीय लोगों के वोटों को कमजोर करती हैं। और चौथा है दमन, जेएएसी पर प्रतिबंध, गिरफ्तारियां, इंटरनेट ब्लैकआउट। यही वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से पीओके में हिंसा बड़े स्तर पर हो रही है। वैसे रावलकोट की इन सड़कों पर आज जो खून बह रहा है वो नया नहीं है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, महाराजा हरी सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों को हथियार देकर कश्मीर पर हमला करवाया। तब रावलकोट पुंछ जिले का केंद्र था। मुस्लिम बहुल आबादी थी, लेकिन हिंदू और सिख भी अच्छी संख्या में थे। अक्टूबर-नवंबर 1947 में स्थानीय मुस्लिम मिलिशिया और कबायली हमलावरों ने विद्रोह शुरू किया। घर लूटे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, मंदिर जलाए गए, हजारों हिंदू सिख मारे गए या जबरन इस्लाम कबूल करने को मजबूर हुए। अनुमान है कि पुंछ रावलकोट क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की जान गई। लाखों शरणार्थी भारत भागे। कश्मीर पाकिस्तान का है के नारे लगे। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जैसे नेता आगे आए। पाकिस्तान ने पूरा समर्थन दिया। 1948 में भारत सेना ने पुंछ का कुछ हिस्सा बचा लिया, लेकिन रावलकोट पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। आजाद कश्मीर का नाम दिया गया, लेकिन आजादी सिर्फ नाम की थी। इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग, खून की साइकिल। 1947 में रावलकोट के मुस्लिमों ने हिंदू सिखों को काफिर कहकर मारा ताकि कश्मीर पाकिस्तान का हो जाए। आज 2026 में उसी रावलकोट में पाकिस्तानी सेना स्थानीय मुस्लिम कश्मीरियों पर गोलियां चला रही है। जो लोग कल कश्मीर पाकिस्तान का चिल्लाते थे, उनके वंशज आज पाकिस्तान से आज़ादी और 12 सीटें खत्म करो के नारे लगा रहे हैं। जिन्होंने दूसरों की आज़ादी छीनी, आज खुद अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की नींव विभाजन, जबरदस्ती और दमन पर टिकी है। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। बलूचिस्तान, सिंध में दमन अब भी जारी है। अब पीओके उबल रहा है। ये पोएटिक जस्टिस है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन भूमिकाएं बदल गई हैं। 1947 के गवाह और आज की पीड़ा 1947 के उत्तरजीवी आज भी जब पीओके पाकिस्तान से असली अलगाव की राह पर है। 12 सीटों का विवाद सुलझेगा या हिंसा बढ़ेगी? पाकिस्तान अपनी दमनकारी नीतियां कब छोड़ेगा? निष्कर्ष, पीओके के लोग अपनी आवाज मजबूत कर रहे हैं। भारत हमेशा शांत, लोकतंत्र और मानवाधिकार का पक्ष लेगा। खून की ये साइकिल कब रुकेगी? इतिहास गवाह है, सत्य की जीत होती है, चाहे कितना भी समय लगे। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर दुनिया भर का मीडिया क्यों चुप है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, BBC, CNN, अल जजीरा इस खबर को हल्का फुल्का कवरेज क्यों दे रहा है? और सिर्फ पश्चिमी मीडिया ही क्यों? इस लिस्ट में वो देश भी शामिल हैं जो खुद को कश्मीरी मानवाधिकारों का सबसे बड़ा अलमबरदार बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र के हर मंच पर कश्मीर का राग अलापने वाले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आज पूरी तरह खामोश हैं। वजह साफ है, जब जुल्म खुद पाकिस्तान कर रहा हो तो उनका इस्लामिक सॉलिडारिटी का नैरेटिव और मानवाधिकार का चश्मा धुंधला हो जाता है। ये खामोशियां बताती हैं कि दुनिया के लिए कश्मीर सिर्फ एक भू राजनीतिक मोहरा है, वहां के लोगों का दर्द नहीं। कई वामपंथी और पाकिस्तानी समर्थक वॉइस इसे भारत प्रायोजित बताकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस आपके सामने हैं। लंदन, ब्रिटेन और यूरोप में पीओके के कश्मीरी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे फाड़ रहे हैं। सच्चाई अब दब नहीं पाएगी।